स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ डिम्पी। तो आज अदानी स्टॉक्स में तो आपको रिबाउंड अच्छा खासा दिख ही रहा है। आपसे कुछ देर पहले ही जो ऑब्जर्वेशन इस रिपोर्ट को लेकर जो बड़ी कंक्लूड सामने निकल कर आए हैं कि पहली नज़र से फर्स्ट फेज से किसी तरह के उल्लंघन का या किसी नियम और कानून को तोड़ने की बात नहीं हुई और उसके बाद अदानी स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव दिखी। आज दिन भर में आपको आईटी स्टॉक्स में अच्छी मूव दिखाई दी और इनफैक्ट आईटी के जितने भी बड़े काउंटर्स लार्ज कैप आईटी काउंटर्स में सुबह से ही एक मूव थी और चाहे वो एचसीएल टेक हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मिड कैप आईटी, वहां पर भी अच्छा वॉल्यूम और अच्छी सर्ज देखने को मिली। कुछ बैंक्स भी वापस आए हैं। अब आप ट्रेड में अगर देखें तो लगभग 100 पॉइंट्स की बढ़त आपको बैंक में बैंकिंग इंडेक्स में दिख रही है। ऑटो स्पेस जो थोड़ा सा एग्जॉस्टिव, थोड़ा सा ब्रीदर लेता हुआ दिख रहा था, वहां पर आपको टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में अच्छी मूव देखने को मिल रही है। महिंद्रा, मारुति, इन सब ने एक मूव आई है और साथ ही प्राइवेट स्पेस बैंक इतने वीक नहीं थे, उनसे पार्टिसिपेशन कोटक, आईसीआईसीआई ये ऑलरेडी चल रहे थे, ये इतने दबाव में नहीं थे, वहां से भी थोड़ा सा बाजार को स्ट्रेंथ मिल रही है। सो देवेन चौकसी है हमारे साथ इनफैक्ट अदानी के इस बड़े मैटर पर। पहले इस मैटर को एक बार और एनालाइज करते हैं। देवेन चौकसी से बात करते हैं। देवेन, गुड आफ्टरनून। आपने सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन रहेगा उस पूरे अपडेट पर? गुड आफ्टरनून। मैंने पूरा ये 178 पेज का जो रिपोर्ट है वो अभी तक उसका पूरा हम नहीं पढ़ पाए, बट प्राइमा फेसी जो समरी नोट बनी है रिपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर से ऐसा बाहर आता है कि कंपनी ने कोई दूसरा अंदर रॉन्ग, कमिटी हैज नॉट फाउंड द कंपनी डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट वेरी ऑब्वियसली। तो आई थिंक दैट इज वन पॉइंट व्हिच वन वुड लाइक टू रीड. Second thing, that if the things are not wrong, if the wrong thing has not happened in this particular case, then I think gradually things should be probably working out little better, according to me. I think as far as the stock market and the investor confidence is concerned. And तीसरी चीज जो मैं इसके अंदर पढ़ रहा हूँ कि कमिटी ने ज्यादातर सेबी के ऊपर जिम्मेदारी रखी है कि अगर आपको कोई रॉन्गली फाइंड आउट होती है तो आप इन्वेस्टिगेट करें। बट उन्होंने ऐसा भी बताया कि सेबी हैज नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग एज सच, आई थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। दैट इज व्हाट उन्होंने लिखा है उसके रिपोर्ट में। तो ओवरऑल मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ नहीं है। आई थिंक सेबी के आने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होएगा और मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वी शुड नॉट बी ड्राइंग एनी अदर रेफरेंसेस एक्सेप्ट द फैक्ट व्हाट एवर हैज बीन स्टेटेड बाय द कमिटी, वो ऊपर से उसका ध्यान देना चाहिए। देवेन भाई, आपको ये लगता है कि सेबी इसकी जांच को थोड़ा और आगे बढ़ाएगा? क्योंकि सेबी खुद ही कह रहा है कि हमको तो जांच करनी है और हमको 6 महीने का समय दिया जाए, और अभी वो सिर्फ कोर्ट उनको 3 महीने का समय दे रहा है। इसका मतलब सेबी जांच करना चाहता है और सेबी को एक डिटेल जांच करनी है, इसलिए वो 6 महीने का समय भी ले रहा है। सर, डिटेल जांच का जो मैं मतलब समझता हूँ वो एक हिसाब से है कि जो हिंडलबर्ग ने जो ऑपरेशन किया है वो ग्लोबल मार्केट में किया है, बॉन्ड में किया है, और वहाँ पे उन्होंने बॉन्ड्स को बोरो करके बाद में शॉर्ट किया हुआ है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ट्रांजैक्शन की, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। आपने किसके पास से बॉन्ड बोरो किए और कैसे मार्केट में शॉर्ट किए, वो शॉर्ट पोजीशन जो उसके अंदर काउंटर पार्टी कौन है, ये जुरिडिक्शन मेरे ख्याल से सेबी का नहीं है। तो सेबी को अपने काउंटर पार्ट जुरिडिक्शन से ये मदद लेनी पड़ेगी और वहाँ से उनको ये डिटेल प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर ये डिटेल उनको मिलती है, जो सुरक्षित समय के अंदर मिल जाती है, and I think there would be a much better frame of mind, I think, for completing this entire investigation. Till that point of time it is available, how would they even come to know? Because as far as India market and the derivative market platform is concerned, यहाँ पे कोई तरीके का मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, उतना तो डेफिनेटली आई थिंक सेबी का भी मानना है। तो आई थिंक जो मैनिपुलेशन हुआ है वो आई थिंक आउटसाइड द कंट्री हुआ है, जहाँ पे हमारा जुडिक्शन नहीं है। तो ये चीज के ऊपर शायद वो टाइम ज्यादा लेना चाहते हैं। मगर एक चीज मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा इसके साथ में कि जो बाहर गांव के मार्केट है, फॉरेन मार्केट से, जहाँ पे हमारे रेगुलेटर का जुरिडिक्शन नहीं है, वहाँ पे अगर कोई हमारे स्टॉक को कोई भी हिसाब से मैनिपुलेट करता है फॉर व्हाट एवर रीजन, बिकॉज दिस एंटायर ट्रेड इज हैपन इन द बॉन्ड विच इज आउटसाइड आवर मार्केट, और इसका इम्प्लीकेशन हमारे मार्केट के ऊपर आया है। तो ये जुरिडिक्शन कैसे आपका एक्सटेंड किया जाए? और इन सच सिचुएशन नोबडी शुड मैनिपुलेट द लिस्टेड मार्केट कंपनीज इन इंडिया by playing around in the other markets of the world or overseas markets of the world. वो जुरिडिक्शन आपको कैसे टाइट करना है, उसका एक आउटकम बनना जरूरी बनता है। मे बी रेगुलेटर इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट, सो मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड ब्रिंग आउट सम रेगुलेशन ऑन दिस एज वेल। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया देवेन, आज ये सारे एनालिसिस और ये व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए।
तो ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स निकल कर आए इस पूरे मामले पर। अडानी हिंडनबर्ग पर ऐसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसको हम एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहे थे और देवेन अपना व्यू भी हमें बता रहे थे। लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे, शो की शुरुआत करते हैं। शो में अगले 1 घंटे तक हमारे साथ एक फंडामेंटल एक्सपर्ट होंगे, रवि सिंह है हमारे साथ, और साथ ही टेक्निकल पैनल हमारे साथ तैयार है जो पूरी स्ट्रैटेजी हमारे साथ डिवाइस करेगा। हमारे साथ राजेश पालविया हैं और साथ ही हमारे साथ हैं कपिल शाह। आइए उनसे बात करें। आप सबका स्वागत है। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, प्लीज स्टे विद अस। आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक मैनेजमेंट भी जुड़े हुए हैं और वो है नज़ारा टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी कंपनी नॉडविन गेमिंग। नॉडविन गेमिंग ने हाल ही में कुछ नए और पुराने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से फंड रेज किए हैं, लगभग $28 मिलियन, और उनसे बात करते हैं। और इस इन्वेस्टर्स में कई सारे नाम हैं, नज़ारा है, क्राफ्टॉन, जेट सिंथेसिस और ये सारे, और इनमें दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन भी है। एक बार बात करते हैं, हमारे साथ अक्षत राठी हैं, कंपनी के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर। पहले तो अक्षत, आपसे थोड़ा सा इस डील के बारे में ही समझना चाहेंगे। आप इन फंड्स का कहाँ यूज़ करेंगे? अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स मिले हैं आपको, एग्जिस्टिंग भी नए भी, तो स्ट्रीट एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आप इन फंड्स को यूज़ कैसे करने वाले हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच। ये मोस्ट ऑफ दिस, इसका जितना भी हमारा यूटिलाइजेशन है, ये ज्यादातर हम इसके लिए हम अपनी आईपी लेयर, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम उन तीनों का डिफरेंस ये मानते हैं कि आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर इंडिया इज, हम नॉडविन व्हाइल वी स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया, हम वी वांट टू बिल्ड फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। हमारा काम है इसके अंदर है, वी आर नॉट ओनली एन इंडियन कंपनी एनी मोर, हम दुनिया के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है हमें। और आज के दिन हमारे को बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं सारी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, जहां हमें लग रही है कि जो हमें लगता है जहां पे ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। सो या तो हम कैपेबिलिटी, जिसे कहते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट बेटर, या कैपेसिटी सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट मोर थिंग्स एक साथ, एंड द लास्ट वन इज IPs, which are the big ones that allow us to bring revenue from different markets. ये सारी की सारी डिफरेंट हमारी 3 इन्वेस्टमेंट थीसिस है। अक्षित, ये जो फंड रेज आपने किया है, इससे वैल्यूएशन पे फ़र्क पड़ेगा? आप ये मानते हैं कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ा और बढ़ गई है, थोड़ी और अच्छी हो गई है इससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पिछले बार जब हमने अपना फंड रेज किया था, उस टाइम पे क्राफ्टॉन, जो BGMI के ओनर हैं पबजी मोबाइल की, जिन्होंने जो पबजी की उनकी आईपी थी, वो इंडिया में उन्होंने BGMI लॉन्च किया था। उस टाइम पे उन्होंने $135 मिलियन पे हमारे में इन्वेस्ट किया था 2 साल 1 महीने तक, मतलब अराउंड मार्च ऑफ 2021 में। आज वही चीज हमारी इन्वेस्टमेंट $349 मिलियन पे हो गई है, 2.7 टाइम्स हो गई है। और ये इस मार्केट में हमें पता है दुनिया के अंदर इसके अंदर कितना इम्पैक्ट हो रखा है वॉर्स के बगैर, वॉर्स, इन्फ्लेशन, मार्कडाउन ऑन टेक, लोग फ्लैट राउंड और डाउन राउंड्स कर रहे हैं। तो जस्ट एज द टेस्टिमनी फॉर आवर ग्रोथ कि हम एक तो रेवेन्यू को भी ड्राइव कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रख सकते हैं, हमें पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंशिएशन मिली है अपनी वैल्यूएशन की, और वी बिलीव दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी एज एन इंटरनेशनल, एज वी कीप ऑन गोइंग इंटरनेशनल। ऑलराइट अक्षत, थैंक्स वेरी मच आज समय देने के लिए और हमें क्विक टेक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे और वापस लौटते हैं हमारे पैनल के पास। हमारे साथ हमारे टेक्निकल पैनल भी तैयार है। आइए पहले बात कर लेते हैं राजेश पालविया और साथ ही हमारे साथ कपिल शाह भी हैं, दोनों से ही बात करते हैं। रवि सिंह हमारे साथ फंडामेंटल नजरिया के लिए होंगे, लेकिन पहले एक बार बाजार पर क्विक एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। राजेश, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त मार्केट को? 2 दिन से हम जो एक प्रेशर में थे, अब कल तो खैर वॉलेटाइल प्रेशर था बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी ऑल्सो, लेकिन ये 18,200 के नीचे जब तक बाजार है, क्या ये अनकंफर्टेबल है? यहाँ से आप लॉन्ग के ट्रेड्स लेंगे या फिर एक बार एक कंफर्टेबल लेवल को ऊपर आने देंगे तभी ट्रेडर स्क्रीन तभी आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में इंडेक्स पे व्यू अगर हम लेना है अभी यहाँ पे, तो हमें लगता है इंडेक्स एक रेंज बाउंड ही रहेगा, और जब तक 18,350 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा निफ्टी, जब तक एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिल रही है मार्केट में। आज भी जो एक लो बने थे वहाँ से काफ़ी स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड वापस बनते हुए दिखा है। तो ओवरऑल टेक्सचर मार्केट का अभी भी बुलिश साइड में है। हम 18,100 के लेवल को काफ़ी अच्छे से होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। उसके नीचे फिसले भी थे, लेकिन वहाँ से हमारी रिकवरी वापस जिस तरीके से बनी और 18,200 के आसपास अब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये मार्केट एक रेंज बाउंड ही बिहेवियर दिखाएगा कुछ समय के लिए। हो सकता है टुवर्ड्स एक्सपायरी हम एक बड़ी रेंज 18,000 से 18,300 की रेंज में ट्रेड करते रहे, और एक्सपायरी के बाद यहाँ से फ्रेश मूव
बनते हुए दिख सकता है मार्केट में, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मूव अपवर्ड साइड में ही बनते हुए दिखा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से स्ट्रेंथ लौटी है, ये दिखाता है कि मार्केट में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम हायर साइड पे ही ब्रेकआउट करते हुए दिखे। हो सकता है कि एक्सपायरी के बाद ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिखे। अभी हमें लगता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। इंडेक्स में देखें तो दोनों इंडेक्स में अभी भी बैंक निफ्टी में भी आज देखें तो 43,500 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, 43,800 टूटने के बाद उस लेवल को मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया और वहां से ही पुल बैक बनाए। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी जो सेटअप बना हुआ है उसमें 43,500 से लेके 44,200 ये एक रेंज रहेगी। इसमें जो भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वहां से फ्रेश मूव बनेगा बड़े डायरेक्शन के लिए। बट हमें लगता है कि ओवरऑल सेटअप के हिसाब से बैंक निफ्टी भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही पॉसिबिलिटी है कि हमको ब्रेकआउट आते हुए दिखे। हो सकता है पोस्ट एक्सपायरी यहाँ पे भी वो मूव कंटिन्यू होते हुए दिखे। स्टॉक स्पेसिफिक प्रियंका जी, हमें लगता है कि आज मिड कैप आईटी में अच्छा मोमेंटम है, तो हमें लगता है यहाँ पे कोफोर्ज पे ध्यान देना चाहिए। कोफोर्ज में जिस तरीके के सेटअप बने, हमें लगता है कोफोर्ज एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। कोफोर्ज में हम से अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करीब 4350 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है, तो 4230 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें डीएलएफ के साथ जाना चाहेंगे। डीएलएफ में एक जो माइनर प्रॉफिट टेकिंग थी उसके बाद वापस से आज काफी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट वापस बने, और ओवरऑल स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ है हमें लगता है डीएलएफ यहाँ से बाय किया जा सकता है 485 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे करीब 460 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल हमें लगता है कि टाटा मोटर के साथ जाना चाहेंगे हम। स्टॉक में 3 दिन की एक प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश है, और आज जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी मिली है, हमें लगता है टाटा मोटर ये कंटिन्यू करेगा अप मूव। 545 तक के अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 514 का स्टॉप लॉस होगा। फिर बताएं सर, पहला कोफोर्ज, दूसरा डीएलएफ, तीसरा टाटा मोटर्स, तीनों के बारे में स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, और तीनों अलग अलग सेगमेंट के हैं, एक रियल एस्टेट का, एक आईटी का और एक ऑटो का, और तीनों बजिंग भी हैं। कपिल, आपका अभी स्वागत है कार्यक्रम में। आपके शेयर्स कौन से हैं? सीधा शेयर्स बताइएगा, इंडेक्स छोड़ दीजिए। यस, गुड आफ्टरनून। तो स्टॉक स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो अभी का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं मार्केट का, तो वहाँ पे इंडियन होटल्स जो काफी टाइम से एक काफी अच्छी मजबूती में भी रहा हुआ है, काफी बड़ा एक बेस बना के ब्रेकआउट भी किया, और पिछले जो 3-4 दिन का हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला था, तो वहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ होकर आज फिर से वो अपनी अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे इंडियन होटल पे हमारा एक बाय का कॉल बनता है, जो 325 करंट मार्केट प्राइस पे हम इसको बाय करने के लिए देख सकते हैं। 10 रुपया नीचे 365 का उसका स्टॉप लॉस होगा, और 20 रुपीज ऊपर 395 के अराउंड उसका टारगेट होगा। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में भी मेरा भी राजेश जी के जैसा ही व्यू बना हुआ है। टाटा मोटर्स में जो 524 पे जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वहां पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर्स में हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं और सेक्टर वाइज देखते हैं, तो स्टॉक ने अपने इंडेक्स ने अपने 5 साल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो काफी मेजर ब्रेकआउट है, और डेली चार्ट में भी देखते हैं तो बहुत बड़ी बेस का ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। और आज के तारीख में थोड़ी सी गिरावट के बाद में सभी के सभी स्टॉक, M&M है, मारुति है, टाटा मोटर्स है, सब स्टॉक ऊपर की ओर पिक कर रहे हैं। तो एक टाटा मोटर्स में जरूर से हमें इसमें ध्यान देना चाहिए, और 524 का इसका लेवल है, 504 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 550 से 560 का टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। की रडार पर टाटा मोटर भी है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी ये शेयर शामिल है, और 560 के टारगेट्स यहाँ से सुझा रहे हैं कपिल। लेकिन बाजार को आज सपोर्ट जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं आईटी स्टॉक्स, और कहीं ना कहीं ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आईटी शेयरों को खरीदने का समय आ गया है, क्योंकि आज अगर आप इंडेक्स के फॉर्मेशन को देखेंगे तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये तमाम शेयर आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और शुरुआती सत्र में तब नहीं देखा था कि टॉप 5 में से टॉप 5 आईटी की थे। रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि नतीजे बहुत सपोर्टिव नहीं आए और शेयर थोड़े से डामाडोल ही रहे, लेकिन चूंकि नैस्डैक से कल अच्छे संकेत आए, वहां से आज चल रहे हैं शेयर। ये क्या मौका है फिर से आईटी शेयरों को देखने का, उसमें से स्टॉक पिकिंग करने का? आपकी नजर में क्या है? देखिए अभिषेक जी, इस समय भी अभी आईटी सेक्टर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आज बड़े बिल्डअप हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिग्गज स्टॉक में थोड़ा सा जो दमखम है वो फिर से थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा, और अभी ऐसा लगता है कि ये कंसोलिडेशन शायद एक 15 दिन 20 दिन और रुकना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर मोमेंटम गेन कर सकता है। लेकिन ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि छोटे जो स्टॉक्स हैं या जो आईटी के दूसरे स्टॉक्स हैं
उनमें अच्छे मोमेंटम बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर स्टॉक्स देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक रैंकिंग बनाई जाए तो नंबर 1 पे इस समय जो आता है वो आता है टीसीएस, जो कि अपने पूरे कंपैरिजन अगर करते हैं जो दिग्गज आईटी स्टॉक है जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो एचसीएल हो, टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, तो टीसीएस उसमें नंबर 1 पे आता है जिसपे कि आपके निवेश की रणनीति पहली बननी चाहिए। दूसरे की तरफ बात करें तो मुझे लगता है कि एचसीएल टेक यहाँ पर जो एचसीएल टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है वो बाजी मारता है, और तीसरे नंबर पे आता है टेक महिंद्रा। अब इन 3 स्टॉक्स को तो मैंने बाइंग लिस्ट में रखा है, लेकिन 2 स्टॉक्स को मैंने अभी दूरी की लिस्ट पे रखा है, और उनमें आता है इन्फोसिस और विप्रो। अभी भरोसा इनका बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है इनको थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत खरीदारी करते हैं या फिर आप 100 रुपए का निवेश करने जा रहे थे और यहाँ पर 30 से 40 रुपए का निवेश करने की रणनीति बनाते हैं, तो आप कैटेगराइज करें तो टीसीएस, एचसीएल और टेक महिंद्रा, इन पे फोकस करें। राइट, ठीक है। तो ये तो लार्ज कैप आईटीज पर व्यू है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हम तक विनी लेकर आई है, क्योंकि पहले मैं अभिषेक से पूछती हूँ, अभिषेक आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है बर्गर्स? आई थिंक प्रियंका, अगर चूज करना हो तो पिज्जा। आप पिज्जा चूज करेंगे? आपको पता है ट्रेंड भी कुछ बर्गर ऐसा मैं ही खुद से कहता बना सकता हूँ अच्छा वाला। है। तो पिज्जा भी घर बन जाते हैं। पिज्जा उतना अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाता, बेस जो बनाना है बड़ा ट्रिकी सा काम है वो। ओके, ठीक है। लेकिन क्यूएसआर स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस होता जा रहा है। नंबर्स से कुछ ट्रेंड निकल कर आए हैं, और ये ट्रेंड हमें विनी समझा रही हैं, जो खुद पिज्जा बर्गर दोनों पसंद करती हैं। दोनों पसंद करती हो, पर पहले बात करते हैं कि जो क्यूएसआर स्पेस की ट्रेंड है वहां पे देखें तो जो मार्केट शेयर आता है वो 31% मार्केट शेयर क्यूएसआर ओवरऑल इंडस्ट्री का अराउंड आता है बर्गर्स और सैंडविचेस से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पिज्जास 28% पे, और उसके बाद आते हैं चिकन, अदर इंडियन फूड आइटम्स और अदर्स जो बाकी कैटेगरीज में आते हैं वो है अराउंड 12% के। नाउ आगे जाके बात करते हैं कि करंटली एक क्वार्टर फॉर्म में जो हमने एक ट्रेंड देखा हुआ है कि बर्गर कंपनी से है, जैसे वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, जैसे कि सफायर फूड की, अगर केएफसी की बात करें, देवयानी इंटरनेशनल, केएफसी की बात करें, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जो बर्गर किंग है, उन्होंने काफ़ी अच्छी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट की है, तो ये उनकी काफ़ी ग्रोथ अच्छी है। नाउ मेनली इम्पैक्ट पिज्जास पे क्यों आया है ज़्यादा? क्योंकि चीज़ के भाव बढ़ चुके थे, काफ़ी इन्फ्लेशन वहाँ पे देखिए, अभी भी कंपनी हाईलाइट कर रही है कि वहाँ पे भी अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो पिज्ज़ा को उनकी रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से मेन इम्पैक्ट हो रहा था। तो डेयरी प्रोडक्ट अकाउंट करता है एक पिज्ज़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए, पिज्ज़ा बनाने के लिए अराउंड 30% ऑफ द कॉस्ट आता है डेयरी प्राइसेस से। तो डेयरी में आता है मिल्क, चीज़, इन सब के भाव बढ़ चुके हैं, तो काफ़ी इम्पैक्ट आता है उनके रॉ मटीरियल कॉस्ट को। उसके अलावा व्हीट प्राइसेस जो देखें, गेहूँ के प्राइसेस वो भी बढ़ चुके थे, ये ओवरऑल ईयर से कंपेयर करें तो अभी भी थोड़े ऊपरी स्थल पे है, तो इसीलिए व्हीट प्राइसेस अकाउंट करता है अराउंड दूसरे 30%। तो मेनली 60% ऑफ द पोर्शन में तो इन्फ्लेशन दिख रहा है पिज्जा के लिए, और इसीलिए मार खाई हुई है ये पिज्जा कंपनीज ने अपने मार्जिन परफॉर्मेंस में, अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस में और ग्रोथ में भी। अभी बात करते हैं कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है इन क्यूएसआर कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जुबिलेंट फूडवर्क उसके बदले लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक डिक्लाइन देखी हुई है 0.6% की, और इनफर्ड जो एसएसएसजी नंबर आया हुआ है वो है डिक्लाइन ऑफ 3%। उसके अलावा सफायर फूड्स का पिज्जा हट जो बिजनेस है वहाँ पे 4% की एसएसएसजी ग्रोथ डिक्लाइन दिखी हुई है। देवयानी इंटरनेशनल का भी पिज्जा हट का जो बिजनेस है वहाँ पे भी 3.2% की डिक्लाइन दिखी हुई है। उसके अलावा बर्गर परफॉर्मेंस अभी कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा था। एक तो वैल्यू प्रोडक्ट बन जाता है बर्गर, स्नैक्स की तरह और मील्स की तरह, दोनों की तरह सब लोग ऑर्डर करते हैं बर्गर्स को, और इसीलिए बर्गर कंपनीज की एसएसएसजी ग्रोथ देखे तो काफ़ी स्ट्रांग दिखी है उनकी एसएसएसजी ग्रोथ। और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड तो बेस्ट इन क्लास था, ओवरऑल क्यूएसआर स्पेस में बेस्ट परफॉर्मेंस वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ने दी थी, अबव एक्सपेक्टेशन थी, और 14% एसएसएसजी ग्रोथ वहाँ पे दिखी है। कॉमेंट्रीज भी काफ़ी बुलिश आ रही है ये बर्गर कंपनी से वर्सेस पिज्जा कंपनीज, तो ये एक ट्रेंड बन रहा है, पिज्जास या बर्गर्स क्या खाएंगे लोग आगे जाते हुए, ये तो श्योरली वॉच आउट करेंगे। बट ये जो डेटा है विनी जो आप शेयर कर रही हैं, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के हैं, निश्चित तौर पर वो बर्गर वाली कंपनियों के पक्ष में वो ज़्यादा है, पिज़्ज़ा वाले पे हम देखने की थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन पिज़्ज़ा हो या फिर बर्गर हो, इन दोनों को ही जो डिलीवर करती है जो कंपनी जोमेटो, उसके नतीजे आने वाले हैं, उसका भी ज़रा बताइए कैसे नतीजों की उम्मीद करके चल रहे हैं, कैसे आंकड़े निकल के आएंगे वहाँ से? एब्सोल्युटली, तो जोमेटो के नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल जोमेटो की रेवेन्यू में अराउंड 9% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड, और उनकी जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वहाँ पे हम लोग एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस की यस ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में भी फ्लैट रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, पर
फूड की जो इबिटा है वहाँ पे 40 क्रॉस की इबिटा एक्सपेक्टेड है, बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। यूनिट इकोनॉमिक्स जो फूड बिजनेस में वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट है कि स्टेडी रहेगा, थोड़ा खराब नहीं तो स्टेडी तो एटलीस्ट रहेगा। उसके अलावा जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, इबिटा लॉस, वहाँ पे थोड़ी सी एक इबिटा लॉस है 359 क्रॉस वर्सेस 265 क्रॉस लास्ट क्वार्टर, और लॉस भी है फ्लैटिश रहेगा लॉस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 356 क्रॉस वर्सेस 346 क्रॉस। बाकी उनके जो हाइपर प्योर बिजनेस है वहाँ पे एक्सपेक्टेड है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी। ब्लिंकिट बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, पर एक फैक्टर जो वॉच आउट करेंगे कि कमेंट्री क्या आ रही है इन दोनों बिजनेसेस के लिए, स्पेशली ब्लिंकिट के लिए। उनके एक्विजिशन के बाद ये कैसे चल रहा है अभी बिजनेस, क्या नई अपडेट आ रही है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। और प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी की क्या आगे जाते हुए कमेंट्री आ रही है, कब तक पूरा बिजनेस इबिटा प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कब दिखेगी, ये इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज है जोमेटो से वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है काफ़ी अहम रहेगी, लेकिन फाइनेंशियल से ज़्यादा मेरी चर्चा इस बात की रही है कि जोमेटो बोलेंगे या जोमेटो बोलेंगे। इस पर ज़्यादा आई थिंक कि चर्चा हुई है पिछले क्वार्टर में, लेकिन निश्चित तौर पर नतीजे आज फोकस में हैं और 65 रुपये के आसपास का भाव है। रवि, 40 रुपये पर भी लोगों ने लिया है जोमेटो को, 140 पर भी लिया है। आप बताइए कि यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं शेयर की? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर अच्छे मिलेंगे अभिषेक जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर खासतौर से 48 रुपीज 50 रुपीज पे उन्होंने खरीदा हुआ था और उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना हाई इसका रिसेंट डेज का था, उस हाई को एक बार को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, यानी 75, और वहां पर आकर वापस से स्टॉक में थोड़ी थकावट दिख सकती है। तो जिन लोगों ने 48 और 40 रुपीज के आसपास लिया है उनके लिए एक मौका होगा कि वो लोग 75 के पास आते ही एक बार को अपना प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि जो रिजल्ट के दम पे जो एक एक्सपेक्टेशन है उसमें एक पॉजिटिव मूव यहाँ पर जरूर मिलेगा और आपको मौका मिलेगा। लेकिन ये है कि उन लेवल्स पर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वापस से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, और चूंकि आगे जो है वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जिस तरीके से अभी कमेंट्री यहाँ पर मैनेजमेंट की निकल के आएगी, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप 72 और 75 का एक टारगेट लेकर चलिए, उन लेवल्स पर मिलता है तो आपके लिए काफी अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, या फिर ये कहें कि उन लेवल्स पर एक बार प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। चलिए ठीक है रवि, ये तो रहा लेवल जोमेटो पे। क्विकली शरद के पास चलते हैं, कुछ खास स्टॉक्स हैं उनके पास, क्या खबर गर्म है आइए समझते हैं उनसे। बताएं शरद। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है हमारी बातचीत हो रही है इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, और यहाँ पे जो है मास्टेक जो है फोकस में रहने वाला है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एक स्ट्रॉन्ग आईटी ऑर्डर आ सकता है आपके कनाडा मार्केट से। अब याद रखिए स्टॉक में HNI बाइंग भी देखने मिली है, और जो वॉल्यूम्स आज देखने मिल रही है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ हाई लेवल्स पे चल रही है। और याद रखिए रूपी जो है ऑलमोस्ट अपने 2 मंथ लो पे आ गई है। इसका मतलब IT कंपनीज़ के जो एक्सपोर्ट सर्विसेज रेवेन्यू में जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और यहाँ पे देखें तो लगभग 70% टोटल रेवेन्यूज़, अगर आप UK ले लीजिए, यूरोपियन सेगमेंट ले लीजिए, यहाँ से मास्टेक के नतीजे आते हैं। और अगर मार्च के महीने से देखें लोज से, तो अभी जो है स्टॉक लगभग 26% का रिटर्न्स ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को दे दिया। और आज दिन के ट्रेड में मिड कैप IT स्पेस पे भी जो है बहुत अच्छी बाइंग भी देखने मिल रही थी। तो ओवरऑल जो है मास्टेक स्पेस में जो है कनाडा से एक बड़ी IT ऑर्डर आ सकती है, तो इस पे जो आप ज़रूर अपने रडार और फोकस पे रखिएगा स्टॉक। लेकिन जब भी आप निवेश या ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय आप ज़रूर लें। तो डीलिंग रूम की चटपटी खबरें, खबर गर्म है में शरद ने आपको बता दी है, लेकिन लास्ट में जो लाइन उन्होंने कही बहुत काम की चीज़ है कि ये सूत्रों के हवाले से सारी की सारी खबरें होती हैं। कोई भी रणनीति बनाने से पहले, कोई भी राय बनाने से पहले अपने प्रमाणित वित्त सलाहकार की आप इस पर राय ज़रूर लीजिए। लेकिन बाजार और सेक्टर पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक खास मेहमान, एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऑल्टरनेटिव लिस्टेड इक्विटीज़ के पोर्टफोलियो मैनेजर कार्तिक कुमार। कार्तिक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी न्यूज़ स्वदेश पर। कार्तिक, हम देख रहे हैं कि अब जो बाजार के रिकॉर्ड लेवल्स की चर्चाएं फिर से गर्म हो गई हैं। निफ्टी बैंक तो हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच ही गया, पॉइंट का फासला रह गया। आप ये बताइए कि आपकी नजर में बाजार के ट्रिगर्स क्या रहे और यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? मार्केट्स जैसे आपने बोला, मार्केट्स में रीजनेबल रिकवरी है। मार्केट लेवल्स वापस लास्ट नवंबर दिसंबर में जो लेवल्स थे उसके काफी करीब पहुंच गए हैं, बट ये लेवल पे काफी डाउनसाइड सपोर्ट है, क्योंकि RBI ने फिलहाल रेट हाइक करना बंद कर दिया है। ऑयल प्राइसेस काफी गिर चुके हैं,
इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन हो या डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, दोनों डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहे हैं। और हमारा जो ग्रोथ है, भले वो जीडीपी लेवल पे हो या फिर मार्केट लेवल पे हो, ग्रोथ काफी स्ट्रांग है और काफी डेवलप्ड और डेवलपिंग मार्केट से काफी बेहतर है। इसीलिए डाउनसाइड सपोर्ट काफी है। बट अपसाइड के केस में पॉलिसी अनसर्टेनिटी लार्जली फ्रॉम यूएस फेड अफेक्ट करता है मार्केट को। यूएस में इन्फ्लेशन अभी भी उनके स्टेटेड लेवल से ज्यादा है, पर उधर इकोनॉमी स्लो हो रही है और बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ इश्यूज हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ दैट इशू रिजॉल्व्स इटसेल्फ, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। इसलिए मुझे लगता है मार्केट रेंज बाउंड होगा, पर डाउनसाइड सपोर्ट काफी स्ट्रांग होगा। राइट बिल्कुल। कार्तिक, एक बात और बताएं, क्योंकि हमने देखा कि इंडियन मार्केट्स जो है, हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स है, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया अपने ग्लोबल पियर्स को एटलीस्ट लास्ट ईयर तक, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अभी फिलहाल आप किस तरह के रिपर्कशंस देख रहे हैं? इसका क्या मायना है? क्या हम कम्प्लीटली डीकपल्ड है? वहाँ बाजार की बाहर की मूवमेंट और इंडिया की मूवमेंट्स बहुत हद तक अलग अलग रहती हैं। तो मार्केट्स लास्ट दिसंबर 2022 में मार्केट्स काफी हाई वैल्यूएशंस पे थी। तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशंस करीब 22 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे मार्केट्स ट्रेड हो रहे थे। और हमारा जो वैल्यूएशन प्रीमियम है टू रीजनल मार्केट्स और यूएस मार्केट्स क्लोज टू ऑल टाइम हाइस था, इफ नॉट ऑल टाइम हाइस। बट लास्ट 3 या 4 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमारे मार्केट्स अभी ट्रेड हो रहे हैं अराउंड एट 18.5 टू 19 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स। और हमारा जो वैल्यूएशन प्रीमियम था यूएस के अगेंस्ट, वो तो कंप्लीटली इवॉपरेट हो गया है। और वैल्यूएशन प्रीमियम्स कंपेयर टू रीजनल मार्केट्स काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं। अगर आप कंबाइन करो इसको विद आवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एट अ मार्केट लेवल, तो एफआईआई के लिए हमारा मार्केट काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो मेरे ख्याल से लास्ट कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से जो हम इनफ्लो देख रहे हैं, वो इसका भी संकेत हो सकता है कि ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, बट वैल्यूएशंस काफी हद तक मॉडरेट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव के तौर पे भी हम देख सकते हैं। ठीक है कार्तिक, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए नतीजे आ रहे हैं और निफ्टी के ज़्यादातर नतीजे तो आ ही चुके हैं। 50 में से 36 कंपनियों ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। आपको अभी तक का जो अर्निंग सीजन बीता है वो कैसा लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि आगे के लिए इससे संकेत क्या मिल रहे हैं? अब तक अराउंड 60% ऑफ द कंपनी टॉप 200 कंपनीज रिपोर्ट कर चुके हैं। रेवेन्यू लेवल पे नंबर्स काफी अच्छे हैं, जहां फॉर एवरी कंपनी दैट हैज डिसअपॉइंटेड, two companies have surprised on the upside, whereas on the earning side numbers काफी मॉडरेट हैं, जहां फॉर एवरी कंपनी दैट हैज सरप्राइज्ड एक कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है। तो अर्निंग्स लेवल, रेवेन्यू लेवल पे डेटा काफी हद तक बेटर है। At a sector level, industrials में specifically engineering names और capital goods names ने काफी अच्छे numbers report किए हैं। Almost 50% of the companies in that sector have reported better than expected earnings and improving margins. And the same with consumer discretionary, जहां auto ancillaries, two-wheelers companies ने काफी अच्छे numbers declare किए हैं with improving margins. नेगेटिव साइड पे टेक कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया है हर लेवल पे, रेवेन्यू लेवल पे, बॉटम लाइन लेवल पे, और उनके गाइडेंस भी उन्होंने काफी हद तक कम कर दिया है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। सो ये एज ऑफ नाउ ये लार्जली पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं ऑफ द अर्निंग सीजन। ओके राइट। कार्तिक, वन मोर क्वेश्चन। अभी तक आपने मार्केट बिहेवियर किस तरह का देखा है? क्या ये डिफरेंट रहा है पिछले साल से? हम एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बात करें तो लास्ट ईयर डेवलप मार्केट्स काफी करेक्शन एक्सपीरियंस किया। कंपेयर टू दैट आवर मार्केट आउट परफॉर्म बाय सब्सटेंशियल मार्जिन। और उसमें भी अगर आप देखोगे किस स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, उसमें हाई बीटा, हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स डिड एक्सट्रीमली वेल। बेसिकली मार्केट ने रिस्की स्टॉक्स को बहुत रिवॉर्ड किया। एंड वी एज अ हाउस हम लोग तो आर्ग्यू करेंगे कि लास्ट ईयर मार्केट्स ने टू लार्ज एक्सटेंट अच्छे क्वालिटी और अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स को काफी हद तक इग्नोर कर दिया। Whereas this year we are experiencing a complete 180-degree turn in that, जहां because of the slowing growth globally और uncertainty from a policy perspective, markets अभी penalize कर रहा है high risk और high volatility stocks को। In fact, markets अभी ये देखने लगा है कि
स्टॉक्स की बॉटम अप फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो इट इज लुकिंग एट अर्निंग्स पोटेंशियल, इट इज लुकिंग एट क्वालिटी, इट इज लुकिंग एट ग्रोथ। तो ये काफी हद तक हमारे लिए अच्छा है। कार्तिक जी, हमारे दर्शकों के ना सवाल हैं, वो ये जानना चाहते हैं और हम माध्यम में आपसे पूछ रहे हैं उनके बिहाफ पर कि ये क्वांटिटेटिव फंड्स की जो आपने बात की, ये क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और फंडामेंटल फंड से ये अलग किस तरह से होते हैं, जरा ये बताइएगा आप। क्वांटिटेटिव फंड्स अपने कंस्ट्रक्शन में काफी सिमिलर है टू फंडामेंटल फंड्स फ्रॉम अ रिटर्न रिस्क पर्सपेक्टिव, काफी हद तक सिमिलर है एटलीस्ट हमारे फंड हाउस में। पर डिफरेंस ये है कि आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो। इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव फंड, स्टॉक सिलेक्शन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और एक रूल बेस्ड प्रोसेस के अनुसार स्टॉक सिलेक्शन होता है। इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर के व्यू पॉइंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजर का व्यू ऑन स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स हैज लिमिटेड रैमिफिकेशंस ऑन द पोर्टफोलियो इटसेल्फ। दूसरा ये है कि भले ही प्रोसेस फंडामेंटल हो या क्वांट हो, उसका एक अंडरपिनिंग होता है। वो अंडरपिनिंग हमारे क्वांट पोर्टफोलियो के केस में ये है कि वी विल इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स विद गुड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। नाउ ये हमारा डेस्टिनेशन है। इधर जाने के लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं, इधर जाने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, वो डिफरेंट है। हम लोग प्योरली डेटा देखते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे ये स्टॉक सिलेक्शन डिसीजंस लेते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन क्वांट एंड फंडामेंटल फंड्स। ऑलराइट कार्तिक, आपने काफ़ी एलैबोरेटिवली समझाया अपने क्वांट पोर्टफोलियो का सिलेक्शन कैसे होता है। तो इस केस में क्वांट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो ही क्या इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो में होनी चाहिए या फिर सैटेलाइट पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? क्वांट पोर्टफोलियो को बिल्कुल मेरे ख्याल से कोर पोर्टफोलियो में एक एलोकेशन होना चाहिए। रीजन ये है कि जैसे मैंने बताया, जैसे आप फंडामेंटल पोर्टफोलियो में काफी डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टेड होते हो फॉर रीजनेबल टाइम, वैसे ही आपको क्वांट पोर्टफोलियो को भी टाइम देना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको इन्वेस्ट करके आपको यू नीड टू स्टे इन्वेस्टेड इन दैट स्ट्रेटजी। सेकंड ये है कि क्योंकि क्वांट पोर्टफोलियो का स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस काफी हद तक डिफरेंट है, तो इससे जो आइडियाज आते हैं, जो स्टॉक एक्सपोजर आपको मिलता है, वो शायद आपके ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो में आपको ना मिले। तो इसके वजह से आपका जो ओवरलैप है ये क्वांट पोर्टफोलियो का कंपेयर टू आपके फंडामेंटल फंड्स काफी लिमिटेड है और कोरिलेशन भी काफी लिमिटेड है। तो जैसे आप अपना पूरा पैसा एक सेक्टर में नहीं लगाएंगे और अपने आप डिफरेंट सेक्टर्स को एलोकेट करेंगे, वैसे ही आपको अपने पैसे को एक ही फंड स्टाइल में नहीं लगाना चाहिए। आपके फंड स्टाइल में भी आपको डाइवर्सिफिकेशन लेना चाहिए। और मेरा मानना है ये है कि वो डाइवर्सिफिकेशन में क्वांट का एक अहम रोल है। कार्तिक जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल, और मैं चाहूँगा कि दर्शक जो हमारे हैं बड़े ध्यान से सुने और आपको भी ध्यान से सुने, वो ये कि जब आप स्टॉक सिलेक्शन करने जाते हैं, जब आप अवसर खोजते हैं बाजार में उन शेयरों में जहां पर कमाई हो सकती है, तो आपका अप्रोच क्या होता है? किस तरह के आंकड़े, किस तरह के स्टाइल, क्या अध्ययन करते हैं आप? तो हम कई तरह के डेटा देखते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे फंडामेंटल मैनेजर हिस्टोरिक डेटा देते हैं, हम भी हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। हम लोग का बैलेंस शीट डेटा देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट डेटा, कैश फ्लो डेटा, वो नंबर्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब एनालाइज करते हैं। दूसरा ये है कि हम प्राइस डेटा देखते हैं, वॉल्यूम डेटा देखते हैं। जब कोई स्टॉक में इवेंट होता है तो मार्केट्स कैसे रिस्पॉन्ड करती है टू दैट इवेंट फ्रॉम अ प्राइस एंड वॉल्यूम पर्सपेक्टिव, वो देखते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और तीसरा यह है ग्रोथ एनालाइज करने के लिए हम मार्केट से या फिर मार्केट से डेटा एनालाइज करते हैं, जहां ग्रोथ हम स्टॉक लेवल पे और कंपनी लेवल पे डिफरेंट डायमेंशंस पे एनालाइज करते हैं और उसका क्या रैमिफिकेशन होता है फ्रॉम अ स्टॉक रिटर्न पर्सपेक्टिव, वो देखते हैं। तो ये जो डेटा है कंप्लीटली फॉरवर्ड लुकिंग है और हम इसे फ्रॉम वेरियस सोर्सेस हम इसे एक्वायर करते हैं। तो ये लार्जली 3 कैटेगरीज के डेटा है, बट इरेस्पेक्टिव जो भी डेटा सोर्स हम यूज करें, वो डेटा सोर्स का एक फंडामेंटल बैकिंग होना चाहिए और एक कारण होना चाहिए कि हम वो डेटा क्यों यूज कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कार्तिक, कैन यू प्लीज कोलैबोरेट फॉर आवर व्यूअर्स कि कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन से थीम्स होंगे जो अच्छा कर सकते हैं, जो आपको पसंद आ रहे हैं? तो पहले तो डिविडेंड यील्ड एज अ थीम मुझे काफी पसंद है, क्योंकि आज के अनसर्टन मार्केट्स में डिविडेंड यील्ड आपको एक सपोर्ट देता है इन टर्म्स ऑफ द डिविडेंड यील्ड इटसेल्फ। और डिविडेंड यील्ड बकेट में
कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां ग्रोथ विजिबिलिटी काफी रीजनेबल है, तो आपको डाउनसाइड सपोर्ट भी मिल जाता है डिविडेंड यील्ड के कारण और रीजनेबल ग्रोथ विजिबिलिटी भी है, इसलिए डिविडेंड यील्ड एज अ थीम पसंद है। दूसरा ये है कि विद इन सेक्टर्स कंज्यूमर स्पेस में ऑटो एंसिलरी प्लेस हमें पसंद है। विद इन इंडस्ट्रियल्स कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग नेम्स काफी पसंद है और उनके रिजल्ट्स भी जैसे मैंने बताया काफी अच्छे हैं, तो वी रियली लाइक दैट स्पेस। और तीसरा यह है कि विद इन फार्मा जो कंपनीज में बैलेंस्ड एक्सपोजर है बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, वो भी हमें पसंद है। कार्तिक, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए इस पूरी डिटेल एनालिसिस जो भी आप कर रहे थे मार्केट के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अब जरा वापस उसी खबर पे आते हैं जिससे काफ़ी हद तक मार्केट में जोश भरा है आज, और वो भारी निशान में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को ले आया। वो है अडानी ग्रुप को लेकर जो रिपोर्ट आई है। विनीत बोलिंजकर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि प्राइस मैनिपुलेशन नहीं हुआ, जो थोड़ा बहुत है भी वो सेबी के एंड पर है। सेबी भी समय मांग रहा है कि हमें आप समय दे दो 6 महीने का, हम जांच कर लेंगे। तो प्राइमा फेसी आप इस रिपोर्ट से ये समझ रहे हैं कि प्राइस मैनिपुलेशन का जो एक बादल चल रहा था कि हाँ कहीं ये ना हो, ये पकड़ में ना कहीं आ जाए, वो तो कम से कम क्लीन हो रहा है रिपोर्ट से। सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पे? नहीं, देखिए पहले हम कहते थे कि अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करे जब तक सेबी का फुल क्लियरेंस नहीं आ जाता है, लेकिन जिस तरह से ये जो लैंग्वेज आप अगर देखोगे तो इसमें वर्चुअली ग्रुप को क्लीन चिट दिया गया हुआ है, और हमें लगता है कि बारिंग फॉर दोज 13 एंटिटीज और जो 42 कंपनीज एंटिटीज है फॉर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उसका प्रोब अभी तक हुआ नहीं है, और वो सेबी के डिस्क्रिप्शन पे रखा है कि वेदर उनको करना चाहिए क्या, तो उनको परमिशन मिलेगी तो वो करेंगे। तो ये सारी चीजें ना काफी पॉजिटिव है। दूसरी चीजें क्या है कि एक क्लियर कट चीज जो इमर्ज हो रही है कि एक्चुअली शॉर्ट सेलर्स को बेनिफिट हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस रिगिंग इन फेवर ऑफ द कंपनी का कोई मेंशन नहीं आ रहा है, तो ये क्लीन चिट मिल जाता है ग्रुप को। दूसरी चीज क्या है, हमें लगता है कि अभी जो निवेशक पहले डाउटफुल थे ऑन द अडानी बिजनेस मॉडल वगैरह, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके लिए अभी एक थोड़ा बहुत ग्रीन सिग्नल हो जाएगा कि ऑल थिंग्स आर क्लियर, और इसके बाद हमें लगता है कि इसमें निवेश आता जाएगा आने वाले हफ्तों में। तो हमें लगता है कि ये लेवल्स पे अगर इन्वेस्टर्स 50% अपनी एलोकेशन अभी करें और 50% एलोकेशन सेबी की फुल क्लियरेंस और एसआईटी मॉनिटर्ड रिपोर्ट के आने के बाद में करें, तो ये अच्छा रहेगा। हमें लगता है कि अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल और अडानी ट्रांसमिशन, ये 4 कंपनी है जो डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। शॉर्ट रन में भी इनको फायदा होने वाला है, और ये लेवल्स पे निवेश करना हमें अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना और बेहतर हो गया है। विनीत जी, आपने 2 बातें कही। आपने ये कहा है कि इस रिपोर्ट से ये बात साफ लग रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है, प्राइस मैनिपुलेशन कहीं दिखता नहीं है। आप यानी कि धीरे धीरे निवेशकों को अंदर आना चाहिए। जो निवेशक ये बोल के बैठे थे कि पहले सेबी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद पहले पैनल की रिपोर्ट आ जाए, फिर हम बात करेंगे। आपने 4 नाम भी बताए, पोर्ट, एंटरप्राइजेस, टोटल गैस और ट्रांसमिशन। लेकिन एक सवाल मेरा अभी भी पेंडिंग है सर, सेबी फिर 6 महीने का समय किसके लिए मांग रहा है? सेबी को अगर जांच करनी है, क्या विदेशी कंपनीज की जांच करनी है, विदेशी अकाउंट्स की जांच करनी है, इसलिए 6 महीने मांग रहा है? क्योंकि रिपोर्ट से तो क्लियर है कि प्राइस मैनिपुलेशन नहीं है। अभी ये उनके प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है, राइट? अभी उनको पूरा डेटा अगर ऑथेंटिकेट करना है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जब बोले थे कि देयर वर सेवरल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस इन द कंपनी, तो वो लोग अभी वेरीफाई करेंगे। आई थिंक इट विल बी मोर टुवर्ड्स द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द शेयर्स जो 13 एंटिटीज के होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी सेबी की जो पेंडिंग जांच है या उनके पेंडिंग क्वेरीज है, वो उस डायरेक्शन में होते रहेंगे आगे जाके। ठीक है विनीत जी, आपको भी मालूम है जब ये मैटर आया था हेडलबर्ग की रिपोर्ट, शेयर्स बैक टू बैक टूटे और कई दिनों तक टूटते रहे। अब इसका धीरे धीरे करके खंडन और क्लैरिफिकेशन आ रहा है।
आप ये बात मान सकते हैं, हम ये बात मान लें कि मार्केट्स में अब इन प्राइजेस का बॉटम बन चुका है, अब इसमें खोने के लिए कम है और चलने के लिए ज़्यादा है, बस हाँ चरणबद्ध तरीके से, यानी कि धीरे धीरे करके और क्लैरिफिकेशन आती जाए, ऐसा मान लें सर? एब्सोल्युटली। हमें क्या लगता है कि जो अभी देखिए जो एब्सोल्यूट बॉटम थे स्टॉक्स के, वहां से स्टॉक एटलीस्ट आप अगर अडानी एंटरप्राइज देखोगे या अडानी पोर्ट्स देखोगे, जो इनके F&O वाले स्टॉक्स है, ये तो वो लेवल से डबल हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि ये लेवल से अभी धीरे धीरे बाइंग आती रहेंगी और ये स्टॉक्स बढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज अगर आप देखोगे ना कि अडानी एंटरप्राइजेस का फ्लैगशिप बिजनेस और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होने वाला है द ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरी। तो अगर इनको क्लीन चिट मिल जाता है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द कंपनी टू गो एंड रेज फंडिंग। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी इनको फंड्स देंगे क्योंकि इसके ऊपर क्लैरिटी अभी काफी आ रही है। अभी उनको जो एफपीओ करना है या उनको प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये ग्रोथ कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी को एक डबल बेनिफिट हो गया है, क्योंकि क्या था, पहले काफी सारे इन्वेस्टर्स थे जो इसमें निवेश नहीं करते थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी इतना माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन हो चुका है पूरे कंपनी और ग्रुप के फंडामेंटल्स का, और अगर इधर 50% भी क्लियरेंस आ जाता है कि मैनिपुलेशन हुआ नहीं है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स लुक इन ऑर्डर, तो हमें लगता है कि ये सारे इन्वेस्टर्स एक पॉजिटिव लेंस से अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को देखेंगे और इसमें निवेश होने के बाद में द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स विल इम्प्रूव और उससे वैल्यूएशन की भी डिस्कवरी होती रहेगी। ठीक है विनीत जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए जैसे ही ये ऑब्जर्वेशंस, ये जो फाइंडिंग्स हैं ये बाहर आए, अब बाजार भी अब ये मान के चल रहा है कि शायद ये जो एपिसोड है बंद हो जाएगा या फिर पीछे छूट जाएगा और शेयर अब डे हाई पर आकर ट्रेड करें, चाहे अडानी एंटरप्राइजेज हो, पोर्ट्स हो, टोटल ट्रांसमिशन, हर जगह तेज़ी दिख रही है। दूसरी चीज़ कि एफपीओ जो कि 20,000 करोड़ का फेल हुआ था उसको वापस लेना पड़ा था, अब 21,000 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड की मंजूरी उसके मिल गई है प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए। आपको लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर तो बाहर हुए जो पैनिक में बेच के निकले, बहुत सारे लोगों की एंट्री हुई, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं शायद जो वेट कर रहे थे कि एक बार चीजें क्लियर हो जाएं तो शायद कोई व्यू बनाए, वो समय अब आ गया है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि जो ऑन द डाउटफुल इन्वेस्टर जो वेट कर रहे थे कि देखते हैं हम पूरा एयर क्लियर हो जाने दो, तो हमें लगता है कि ये सब इन्वेस्टर्स अभी थोड़ा बहुत पैसा अभी लगाएंगे और बैलेंस 30 to 50% डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट, और आगे जाके हमें लगता है कि बाकी का फंड एलोकेशन ये एयर क्लियर होने के बाद में सेबी की फाइनल या सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद में एलोकेशन हो जाएगा। ऐसा हमें लगता है कि ट्रेंड विल प्ले आउट इन दिस फैशन। राइट विनीत, ठीक है, बहुत सारे ऑफ कोर्स मैटर्स हैं इस पे, फंड रेज, एफपीओ के प्लान्स को लेकर, डेट क्या अब भी एक बड़ा कंसर्न होगा ग्रुप के लिए, कितना बड़ा सेंटिमेंटल अपलिफ्टमेंट है इस पूरे मैटर से अडानी के इन्वेस्टर्स के लिए, इन सब पर रिव्यू देने के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। चले लौटते हैं बाजार पर, थोड़ा सा समय आज कम रहा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद अस राजेश और कपिल, रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। बहुत क्विक ट्रेड्स अब आपसे डिस्कस करते हैं। राजेश, यहाँ से अब क्या होने चाहिए कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स? बाजार में अच्छी स्ट्रेंथ है, बैंक्स देखिए आप 250 पॉइंट की स्ट्रेंथ के साथ, यानी अगर कल और आज के ट्रेड को आप देखें, बैंक्स जिस तरह से थोड़े से प्रेशर बना रहे थे, अब बैंक्स ही रिकवर भी पहले हुए हैं। क्या करना चाहिए, क्या लॉन्ग्स लेके जाएंगे आप यहाँ? डेफिनेटली प्रियंका जी, तो देखिए वीकली क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छी हो रही है और वापस हम ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जिस तरीके से करेक्शन के बाद वापस से रिकवरी बनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनी, हमें लगता है इंडसइंड बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफ़ी अच्छा रिकवर होते हुए दिख रहा है, स्टॉक और डे हाई की तरफ आ रहा है। तो इंडसइंड बैंक हमारा एक BTST ट्रेड होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 1280 से लेके 1300 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1220 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ग्लेनमार्क का। ग्लेनमार्क में देखें तो 3-4 दिन के करेक्टिव मूव के बाद वापस स्टॉक अपने स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेक करके एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की एक्शन बनी है ग्लेनमार्क में, हमें लगता है ग्लेनमार्क को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 660 तक आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 615 के आसपास।
और तीसरा स्टॉक हमें जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से ही, और उसमें हमें लगता है अशोक लीलैंड को यहाँ पे BTST किया जा सकता है। स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बना है और स्टॉक कंसिस्टेंटली अब 150 के ऊपर ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट बनी है स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में, हमें लगता है ये स्टॉक 160 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। अशोक लीलैंड भी BTST होगा 152 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, ग्लेनमार्क इस वक्त डे हाई पर, अशोक लेलैंड इसमें भी आपको BTST के मौके मिलेंगे। ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है और सिर्फ ये शेयर नहीं बल्कि पूरे बाजार का मूड बेहतर हुआ है। निफ्टी डी हाई पर है और उसके पीछे बड़ी वजह ये कि जो शेयर निफ्टी बैंक को खींच कर रखे हुए थे नीचे, HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सभी के सभी लाल निशान में थे। अब ये सारे के सारे हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और 43,000 44,000 के आसपास फिर से निफ्टी बैंक इस वक्त आ चुका है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको एक क्रूशियल जानकारी दे दें कि डिफेंस सेक्टर में जो सरकार का जोर है आत्मनिर्भर भारत पर, स्वदेशीकरण का, उसका पूरा रंग दिख रहा है और FY23 में डिफेंस उत्पादन बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने डिफेंस के आइटम्स को लेकर एक नेगेटिव लिस्ट जारी की थी जिसके इंपोर्ट्स को रोकना है और लगातार प्रयास हो रहे हैं और हमने देखा है कि डिफेंस कंपनियों ने वो कमाई भी करवाई है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं डिफेंस उत्पादन में वो 1,06,000 करोड़ के आंकड़े ये आए हैं और इस आंकड़े में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर हम पिछले वित्त वर्ष की बात करें FY22 की तो उसमें 95,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हुआ था। तो तमाम शेयर, चाहे मिश्र धातु हो, चाहे वो HAL हो, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर लोगों को ठीक ठाक कमाई हुई है और ये शेयर चलते हुए दिखे हैं। अब राजेश जी, अगर आपसे हम पूछें कि डिफेंस में कुछ मदद कीजिए किसी शेयर चुनने में, तो आप बताइए 2 नाम आपकी तरफ से कौन से होंगे? नाम होगा HAL का। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और जिस तरीके के लॉन्ग टर्म सेटअप बने हुए HAL के, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी और हमें लगता है काफी अच्छे मोमेंटम इसमें आगे आने वाले समय में देखने को मिले। और दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे हम पसंद है वो है भारत डायनामिक्स का। ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को एंजॉय करते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक का भी एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, तो BDL भी हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे और हमें लगता है कोई भी छोटी मोटी गिरावट होती है तो ये बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। HAL एंड BDL ये दोनों हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे डिफेंस स्पेस में। ठीक है, अब क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं मार्केट्स के अंदर, बस 1-2 शेयर जरा पता कर लेते हैं और कपिल से पता करते हैं। कपिल, आपकी लिस्ट में भी टाटा मोटर्स था, इसको BTST भी कर सकते हैं? टाटा मोटर्स के मोमेंटम अभी भी काफी बरकरार है, ऊपर की ओर उनका मूव चल ही रहा है, तो इसको ऑफकोर्स हम BTST कर सकते हैं। एक शेयर मेरे को और बताइएगा, वो है L&T फाइनेंस। कपिल, आपको ही बताना है, ये BTST का कैंडिडेट है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस का एक बेसिकली जो हम अभी मोमेंटम देख रहे हैं तो फाइनेंशियल स्पेस में हमें मोमेंटम काफी अच्छी देखने मिलते आ रही है और L&T फाइनेंस का स्टॉक का जो पहले का काफी 96 का एक रेजिस्टेंस लेवल था जो काफी महीनों तक चला हुआ था, तो उसमें वहां पे ब्रेकआउट हमें देखने मिलता हुआ है। 2 दिन से हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने मिला और आज के दिन में टेक्निकली जो हम टेल कहते हैं कि वीक ओपनिंग काफी वीक हुई थी बट उसके बाद में काफी अच्छे से रिकवरी आ गई है, तो ये स्टॉक में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल ही रहा है। कुछ दिन पहले हमारा ये कॉल भी था वैसे ट्रेड करने के लिए, तो 100 रुपए पे ऑफकोर्स इसको BTST कर सकते हैं और 101 रुपए के ऊपर जाने के बाद में हम और कुछ दिनों के लिए भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 106-107 रुपए के लिए। ठीक है रवि, आज IDBI की याचिका खारिज होगी इंसॉल्वेंसी की जील के केस में, जी एंटरटेनमेंट के केस में। ये उसी भाव पे खारिज हुई है याचिका जिस भाव पे इसका सपोर्ट बन रहा है 184-185। क्या ये इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए? जी एंटरटेनमेंट ठीक है, हम कल रख लेंगे, आज नहीं लेके जाते, लेकिन क्या इस रेंज पे रख लें? मुझे लगता है डिक्की जी थोड़ा सा यहाँ से डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है और लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि करंट भाव से भी यहाँ से भी 2 से 2.5% की गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है, तो रखना बहुत ज्यादा समझदारी तो नहीं होगी। अच्छे स्टॉक्स की चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं, उन स्टॉक्स की तरफ अगर स्विच कर जाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर मुनाफा मिल पाएगा। ओके ऑलराइट, तो ये जी में तो खैर फ़ायदा उनका होगा। जब पीछे कुछ दिनों में जब बात हो रही थी कि शायद जी और सोनी के डील को लेकर कोई रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, प्लूटस वेल्थ ने और स्टॉक गिरा था, प्लूटस वेल्थ ने कुछ यहाँ पर स्टेक भी बाय किया। उन लेवल से अब तक आप देखें तो स्टॉक सर्ज भी हुआ है।
आज हालांकि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई, लेकिन बल्क ऑफ द मूवमेंट आई भी है और उसके बाद नीचे रिट्रेस भी हुआ है। लेकिन अच्छी पोजीशन जो इसे एक फंडामेंटल व्यू जिस पर इस स्टॉक पर जो देते हैं वो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह भी देते हैं। लेकिन आज दिन भर बाजार में किस तरह का ट्रेड रहा? आज जब शुरुआत में हम खुले तो एक स्ट्रेंथ के साथ ज़रूर खुले थे, लेकिन आधे घंटे में वो स्ट्रेंथ भी लूज़ हुई। निफ्टी इनफैक्ट 18,100 के नीचे भी स्लिप हुआ, जो सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में सबसे इंट्राडे लो का लेवल भी था। और आईटी पैक सुबह से ही स्ट्रेंथ में था, और इनफैक्ट एक समय तो ऐसा था सिर्फ आईटी पैक ही हरे निशान में था, उसके अलावा सारे सेक्टर्स आप देखें तो लाल निशान में थे। लेकिन बाजार में क्या स्मार्ट रिकवरी आई और रिकवर हुए नीचे से कई सारे काउंटर, जिसमें से आपके ऑटो पैक के काउंटर्स हैं, टाटा मोटर्स, मारुति, टेक महिंद्रा, तो खैर टेक महिंद्रा और इन्फोसिस ये सब तो सुबह भी तेज थे, पर हीरो मोटर कॉर्प हो, आइशर मोटर हो, कोल इंडिया हो, ऑटो पैक एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई। और साथ ही आज देखा हमने कि बैंक्स ने लास्ट आवर में वहां पर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, और बैंक निफ्टी अब लगभग 250 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद होने की तैयारी कर रहा है। 18,200 के ऊपर आप निफ्टी को क्लोज होते हुए देख रहे हैं। आज दिन भर मूव जो सस्टेन रही हैं वो आईटी स्पेस की रही हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो। और 2 बजे के बाद जब अडानी मैटर पर अपडेट आए तो अडानी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी आई। टॉप गेनर्स में इस वक्त अडानी के स्टॉक्स हैं, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी एंटरप्राइज हो, जो पहले बड़े काउंटर्स है। पहले 5 टॉप गेनर्स की बात करें उसमें टाटा मोटर्स में अच्छी रिकवरी आई, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस तो सुबह से ही स्ट्रॉन्ग थे, वहां भी स्ट्रेंथ बढ़ी, वो भी 2-2.5% की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड करके इस वक्त क्लोज होने की तैयारी में है। एक्सिस बैंक हो, इनफैक्ट ऑटो पैक के सारे, चाहे 2 व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला। प्राइवेट स्पेस बैंक्स में चाहे कोटक हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई बैंक, ये इतने वीक हुए भी नहीं थे, इनमें से भी आपको स्ट्रेंथ इनफैक्ट और बढ़ती हुई दिखाई दी। पीएसयू बैंक्स में एसबीआई के नंबर्स के बाद लग रहा था कि वहाँ एक ट्रेड बनता है, लेकिन सुबह ट्रेड 1.5-2% की तेजी के बाद वहाँ पे भी गेन जीरोड हुए। लेकिन दबाव में कौन से स्टॉक्स है? लगातार लोअर लेवल्स बनाते हुए, और इनफैक्ट जो टॉप लूजर्स है उसमें डेली आपको डिविस लैब का काउंटर दिख रहा है, आज भी 2% की गिरावट के साथ टॉप 3100 के नीचे भी फिसल गया है। कल डिविस के नंबर्स भी हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर्स हैं वो कंज्यूमर स्पेस से ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको गिरावट दिख रही है, जो हर निशान में लाभ निशान में दबाव के साथ 1 से 1.5% की गिरावट के साथ बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मिड कैप स्पेस में भी अगर बात करें कि वहाँ कैसा एक्शन था, तो क्लियरली मिड कैप में भी आपको मिड कैप आईटी आज अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे। लेकिन जिन स्पेसेस में प्रॉफिट बुकिंग दिखी, हनीवेल ऑटोमेशन कल नंबर्स के बाद 8% की तेजी वहाँ आई थी, वहाँ पर थोड़े प्रॉफिट बुक हुए हैं कि 2.5% की आप गिरावट वहाँ देख रहे हैं। एस्ट्रल के नंबर आ चुके हैं, वहाँ मूव के बाद अब 2% की आप गिरावट देख रहे हैं। कुछ और जो पीएससी स्पेस के काउंटर्स में भारत हेवी जैसे काउंटर्स हैं, इनफैक्ट आज लूजर्स में जाइडस लेफ्ट जैसे काउंटर्स हैं, और कुछ गैस काउंटर्स हैं, इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात गैस, कुछ केमिकल स्टॉक्स जो आपको आज लूजिंग साइड पे दिख रहे हैं। मिड कैप गेनर्स में भी टॉप गेनर अदानी विल्मर है, 7% की तेजी वहां है। रैमको सीमेंट में आपको 7.5% की तेजी लगभग दिखाई दे रही है। और जो दूसरे कुछ काउंटर हैं उसमें आपको आज सुबह से ही ओबरॉय रियलिटी, इनफैक्ट पूरा आप देखें रियल एस्टेट पैक में तेजी नहीं है, लेकिन ओबरॉय रियलिटी अच्छा रिकवर हुआ, परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में रिकवर हुआ, कुछ पीएसयू बैंक्स में नेम्स लाइक पीएनबी जैसे स्टॉक्स रिकवर हुए। लेकिन दूसरे जो मिड कैप आईटी के बड़े नेम्स थे उसमें दिन भर में जहां अच्छी मूव दिखी वो एफएसएस थे, एलटीटीएस थे, कोफोर्ड जैसे काउंटर्स थे जहां पर अच्छी मूव रही। सो ओवरऑल हमने एक अच्छा रिकवरी ट्रेड किया, 18,200 के ऊपर वापस भी आई। लगातार 2 दिन के बाद आप हरे निशान में एक स्ट्रेंथ के साथ इंडियन मार्केट्स को बंद होते हुए देख रहे हैं। ग्लोबल क्यूज इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। डेट सीलिंग को लेकर हर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पर बाजारों की नज़र है, वहाँ से ओवरऑल क्या अपडेट आना है। आज शुक्रवार भी है, कुछ और इकोनॉमिक डेटा भी आता है यूएस मार्केट से, उसे भी वॉच करना होगा और देखना होगा कि सोमवार को जब हम खुलते हैं तो क्या हम इन लेवल्स को ऊपर की तरफ रीच कर पाएंगे, या फिर बाजार में कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे एट प्ले जिन पर डायरेक्शन मिलेगी बाजार को। चलिए इस बीच शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। कपिल और राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और ये सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। और रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नमस्कार।